नमस्कार। यदि आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि अब आपको शहरों में जाकर हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आपको बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट कंटेंट के साथ टॉपिक वाइज जो है पूरी सीरीज़ मिल रही है। इसीलिए अभी समय नहीं है, बाद में देखें, देखना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। लगभग मध्यकाल हमारा लगभग 712 ईस्वी से शुरू हो जाता है। कब से? 712 ईस्वी से शुरू हो जाता है, जब इस्लामियों के आक्रमण हमारे भारत पर हुए थे। समझ रहे हो? तो जब हमारे देश में मध्यकाल चल रहा था, अभी बात समझो, बाद में देख लेना। जब हमारे देश में मध्यकाल चल रहा था, यानी कि मध्यकाल का समय चल रहा था, उस समय हिमाचल में क्या स्थिति थी? क्या इस समय का हमारे हिमाचल पर असर पड़ा था? हिमाचल का मतलब जिस जगह पर आज हिमाचल है, उस जगह पर उस समय क्या हुआ था? क्योंकि हिमाचल का नामकरण तो 1948 में रखा गया था, लेकिन उस समय हिमाचल का क्या रहा था, यही तो हम हिमाचल की हिस्ट्री में पढ़ते थे। तो जब देश में मध्यकाल चल रहा था, दैट टाइम व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो वैसे तो मध्यकाल में जितने भी राजा हुए, उन्होंने इस क्षेत्र की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भारत में और भी बड़े बड़े क्षेत्र थे, इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं कि एक राजा था मध्यकाल में, एक शासक था मध्यकाल में, जिसका नाम था महमूद गजनबी। नाम सुना है आपने? महमूद गजनबी। अभी बात को समझने की कोशिश करो। महमूद गजनबी के बारे में बताता हूँ आपको मैं। महमूद गजनबी, अच्छा, ये जो महमूद गजनबी था बेटा, ये जो है गजनी साम्राज्य का एक शासक था। और गजनी कहाँ पड़ता है? गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है? गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। ठीक है जी। तो गजनी साम्राज्य का शासक था, बेसिकली तुर्की था ये। तुर्क, इसके जो पूर्वज जो तुर्क से आए थे, तुर्की था ये। ठीक है जी। तो इसने हमारे भारत पर 17 बार अटैक किए। कितनी बार? 17 बार इसने हमारे भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। अब वो आक्रमण तो इसने भारत पर किए थे। अभी तो हम एचपीजी के पढ़ रहे हैं, तो मेन मकसद ये है कि सर एचपीजी के लिए क्या किया था। जब भारत का पढ़ेंगे तो भारत का उस टाइम देख लेंगे। तो हिमाचल में क्या इसने किया? कुछ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है कांगड़ा। कांगड़ा में एक रियासत है नगरकोट। समझ रहे हो? यानी कि कांगड़ा जो किला है उसका पूरा नाम नगरकोट है। तो महमूद गजनवी ने क्या किया? ये जो नगरकोट है, यहाँ पर 1009 ईस्वी में, 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरकोट किले पर क्या कर लिया? अटैक कर लिया। इससे पहले वो 6 कर चुका था, और ये जो अटैक था उसका ये था 7वां। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है कि महमूद गजनवी का हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के नगरकोट किले पर कौन सा आक्रमण था? 7वां आक्रमण था। खास बात क्या है, इस नगरकोट किले के अंदर एक मंदिर है बेटा, ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है। अगर आपने सुना होगा, नाम सुना है? ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है। इस ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर को जो है, इस ब्रजेश्वरी देवी को मंदिर को जो है, इसने क्या किया था? क्या किया था? तोड़ा था और लूटा भी था। तो पेपर में ये आता है कि महमूद गजनवी ने कांगड़ा के नगरकोट किले पर कब आक्रमण किया था? 1009 में। ये कौन सा आक्रमण था इसका? 7वां आक्रमण था। इसने किस मंदिर को तोड़ा था इसने? ये ब्रजेश्वरी मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? इसीलिए क्योंकि जब कांगड़ा में 4 अप्रैल 1905 को तबाही मचाने वाला भूकंप आया था, उससे भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचा था। तो ये पेपर में आता है, हिमाचल प्रदेश के कौन से मंदिर को 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में आने वाले भूकंप से नुकसान पहुंचा था? तो यही वो मंदिर था, और इसी मंदिर को तोड़ा था महमूद गजनवी ने। ध्यान देना है, 1043 तक महमूद गजनवी या फिर तुर्कों का इस कांगड़ा किले पर कब्जा रहा था। बाद में 1043 में जो है, दिल्ली का एक तोमर राजा था महिपाल। दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने इसको जो है तुर्कों के कब्जे से क्या कर लिया था? छुड़ा लिया था। ये पेपर में आता है कि तुर्कों के कब्जे से कांगड़ा किले को किसने छुड़वाया था? तो दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने। कब? 1043 तक। तुर्कों का कब्जा कांगड़ा किले में कब तक रहा था? 1043 तक। महमूद गजनवी का हिमाचल प्रदेश में
कौन सा आक्रमण था? 7वां। कहां पर किया था? नगरकोट किले। नगरकोट किले में कौन सा मंदिर था? ब्रजेश्वरी मंदिर। किस शासक को हराने के बाद इसने हिमाचल पर अटैक किया था? तो इसने आनंदपाल को हराने के बाद। किसको? आनंदपाल, राजा आनंदपाल। सरहिंद का ये शासक था, जो सरहिंद जहां पर जो है सरहिंद पाकिस्तान के साथ लगते एरिया, कुछ जम्मू कश्मीर के साथ लगते एरिया, उसका ही राजा था आनंदपाल। इसको हराने के बाद जो है इसने क्या कर दिया? इसको हराने के बाद इसने क्या कर दिया? हिमाचल पर अटैक कर दिया। डन? क्या आपको यहां तक बात समझ आई? फटाफट से लिखो। महमूद गजनवी ने 1009 में राजा आनंदपाल को हराने के बाद, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, 2x ना करके 1.5x कर दो। लिख लिया? क्या लिखा? क्या लिखा? 1009 में अपना 7वां आक्रमण कांगड़ा के नगरकोट किले पर करके, कांगड़ा के नगरकोट किले पर करके कांगड़ा के नगरकोट किले पर करके ब्रजेश्वरी मंदिर को तोड़ा था। ब्रजेश्वरी मंदिर को तोड़ा था और यह मंदिर 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त भी हो गया था। और यह मंदिर 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है जी, कांगड़ा में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। कोई दिक्कत? बताइए जी। 1043 तक नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा रहा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। तुर्कों का कब्जा रहा 1043 तक, 1043 तक। 1043 में 1043 ईस्वी में क्या हुआ था बेटा? 1043 ईस्वी में लिख लिया? 1043 ईस्वी में दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट किले को तुर्कों के कब्जे से छुड़ाया। ठीक है जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी बेटा? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये तो था मध्यकाल का एक राजा महमूद गजनवी। उसके बाद उतना मध्यकालीन राजाओं ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद हमारे मध्यकाल में ही एक सल्तनत काल आता है। कौन सा काल आता है? सल्तनत काल। ये जो सल्तनत काल होता है बेटा, अरे भाई सल्तनत काल, ये जो सल्तनत काल है ये किसको बोलते हैं? जब बादशाही काल शुरू हुआ था। बादशाही काल, बादशाह, राजा अपने आप को बादशाह कहता था। समझ रहे हो? जैसे सल्तनत काल कब से शुरू होता है? 1206 से शुरू होता है। 1206 में मतलब जब गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली पर हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हम इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी हमने इंडियन हिस्ट्री को साइड में रखा हुआ है, उससे जो को रिलेट करके हम पढ़ रहे हैं वो हम HPG के पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो किस किस राजा का हिमाचल पर इफेक्ट पड़ा, अभी हम केवल इतना पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, उसका समय आएगा वो हम अलग से पढ़ेंगे। देखिए, सल्तनत काल में एक राजा आता है बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक। नाम सुना है? जिसको बुद्धिमान मूर्ख शासक बोलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इसने क्या किया था? इसके बारे में आप सिंपल लिखेंगे। इसने 1337 में इसने कांगड़ा किले पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। उस समय कांगड़ा का राजा पृथ्वीचंद था। ये पेपर का सवाल है, मेरा नहीं है। सीधा पूछ लेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर आक्रमण करने के लिए कब अपनी सेना भेजी थी? 1337 में। अगर आपसे पूछ लेगा उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वीचंद। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था बेटा? उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वीचंद। बात समझ रहे हो या नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और राजा बेटा हमारे पास आता है, एक और राजा मध्यकाल में हमारे पास आता है,
उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। कौन सा राजा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। कौन सा राजा? फिरोज शाह तुगलक। बात को समझने की कोशिश करो। आपको एक कहानी में सुनाता हूं। देखिए, ये बात है 1360 की। बात को समझो, ये बात कब की है? ये बात है 1360 की। कांगड़ा किले का राजा उस समय था रूपचंद। कौन था? रूपचंद। इसने रूपचंद ने क्या कर दिया? बेफालतू में दिल्ली के मैदानी भागों को लूटना शुरू कर दिया। बिना मतलब से चला गया अपनी सेना को लेकर और दिल्ली के मैदानी भागों को इसने लूटना शुरू कर दिया। और वो किसके भाग थे? वो भाग थे फिरोज शाह तुगलक, जो उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। दिल्ली का राजा मतलब भारत का राजा, समझ रहे हो? तो जब इसने दिल्ली के मैदानी भागों को लूटा तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि भाई ये कोई सेंस है? बिना मतलब से मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी तू छोटे से राज्य से आकर इस भारत के इतने बड़े राजा के साम्राज्य को लूटने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात है, तुझे मैं देख लूंगा। तो जैसे ही फिरोज शाह तुगलक को फुर्सत मिली 2-4 साल बाद, 1365 में फिरोज शाह तुगलक जो है अपनी सेना को लेकर कांगड़ा पहुंचा और उसने कांगड़ा किले पर घेरा डाला। कांगड़ा किले पर घेरा डाला और उस पर आक्रमण किया। डर के मारे पहली फुर्सत में रूपचंद ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। महाराज माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं भूल में ये काम कर बैठा। एकदम नतमस्तक हो गया। अच्छा, वही बात है भाई, हिमाचल का इतिहास तो बहुत पुराना है और लिखित अवस्था में बहुत कम मिला, लेकिन कुछ चीज़ें लिखित अवस्था में मिली है। तो अगर पूछेगा कि यह आक्रमण कब हुआ था और इसका प्रूफ कहाँ मिलता है, तो इस अटैक का जो प्रूफ है, जो पेपर में भी पूछा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा किले पर आक्रमण का जो सबूत है वो कहाँ मिलता है? अगर पूछेगा इसका प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो इसका प्रमाण मिलता है तारीख ए फिरोज शाही में। कहाँ मिलता है? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक में उसके आक्रमण का प्रूफ मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है कहाँ किया था? कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। इतनी बात समझ आई। दूसरी बात, जब 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया तो उसके बाद उसने क्या देखा कि यहां पर एक मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर, जहां पर पानी के अंदर भयंकर टाइप की ज्योत जलती है। तो उसने देखा कि जब उसने उस मंदिर का विजिट किया, क्योंकि दिल्ली का राजा भारत का राजा है, तो उसने क्या किया? जैसे ही उसने मंदिर का विजिट किया, उसने देखा दुनिया भर की संस्कृत की किताबें रखी थी उसमें। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें लेकर आ गया। कहां पर? दिल्ली। 1300 संस्कृत की पुस्तकें लेकर दिल्ली आ गया और उनका ट्रांसलेशन करवा दिया, उनका अनुवाद करवा दिया फारसी भाषा में। किस में करवा दिया? फारसी भाषा में। ये पेपर के सवाल है बेटा। दिल्ली के किस शासक ने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें लेकर उनका फारसी में अनुवाद कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। समझ रहे हो? अच्छा यार, ये इतना बड़ा राजा है, इतना बेल्ला है क्या जो 1300 संस्कृत की पुस्तकों का फारसी मत करेगा? नहीं, इसके पास भी तो कोई चीज रखी होगी, कोई व्यक्ति रखे होंगे ना अनुवाद करने के लिए। तो जो रखे गए थे बेटा, तो जो रखे गए थे, यानी कि कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने फारसी में अनुवाद किया था उसका नाम था अज्जुद्दीन खालिद खानी। ये भी पेपर का सवाल है। अज्जुद्दीन खालिद खानी, अज्जुद्दीन खालिद खानी, अज्जुद्दीन खालिद खानी। समझ रहे हो? यानी कि इसी ने संस्कृत में ट्रांसलेशन, संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेशन किया था। किसका? 1300 संस्कृत की पुस्तकों का। अच्छा यार, 1300 पुस्तकों को लेकर ट्रांसलेट किया, कहीं तो किया होगा। जहां पर किया उस बुक का नाम अगर पेपर में पूछ लेगा, जिस पुस्तक में ट्रांसलेट किया उस पुस्तक का नाम है दलाई ए फिरोज शाही। क्या नाम है? दलाई ए फिरोज शाही। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या है? दलाई ए फिरोज शाही। तो फटाफट से बताइए, जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद। आपसे पूछ लेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पर आक्रमण कब किया था? इसका प्रूफ कहाँ मिलता है? तारीख ए फिरोज शाही। दिल्ली के किस शासक ने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें लेकर फारसी में ट्रांसलेट किया था? फटाफट लिखो जरा।
रूपचंद ने, कांगड़ा के राजा रूपचंद ने दिल्ली के मैदानी भागों को लूटा। दिल्ली के मैदानी भागों को लूटा। 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया। फटाफट लिखो, देर मत करो, आज देर हुई तो रिजल्ट में देर हो जाएगी। लिख लिया भाई? क्या लिखा? है आक्रमण किया, लिख लिया। कांगड़ा किले पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का प्रमाण या इस आक्रमण का विवरण तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक में मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक में मिलता है। बताइए, डन? आगे बढ़े, लिखो जरा। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें लेकर उनका फारसी में अनुवाद करवा दिया। ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें लेकर उनका फारसी में ट्रांसलेशन करवा दिया। फारसी में क्या करवा दिया? अनुवाद करवा दिया। बात समझे या नहीं समझे? क्या करवा दिया? फारसी में अनुवाद करवा दिया। और लिखेंगे, लिखो जरा। फारसी में अनुवाद अज्जुद्दीन खालिद खानी ने करवाया था। फारसी में अनुवाद अज्जुद्दीन खालिद खानी ने करवाया था। और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिस पुस्तक में अनुवाद करवाया उस पुस्तक का नाम दलाई ए फिरोज शाही था। जिस पुस्तक में अनुवाद करवाया उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम क्या था? द बुक नेम इज़ दलाई ए फिरोज शाही। क्या नाम था? दलाई ए फिरोज शाही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बताइए जी, समझ पा रही है? गुंजन, बड़ा प्यारा नाम है बेटा, गुंजन। गूंज जिसकी हर तरफ है। ठीक है जी, हमारे पहाड़ी भाषा में गूंज बोलते हैं मूंछ को। ठीक है जी, ठीक है जी। इसकी गूंजें बड़ी बड़ी है, मूछें बड़ी बड़ी है। समझ रहे? आपके बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। अरे ढक्कन है, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लिखो जरा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, उसके पुत्र नसीरुद्दीन शाह ने 1389 में 1389 में कांगड़ा की पहाड़ियों में शरण ली थी। कांगड़ा की पहाड़ियों में शरण ली थी। उस समय कांगड़ा का राजा सागर चंद था। ये पेपर के सवाल है, मेरे नहीं है ये पेपर के सवाल है बेटा। पूछेगा, बेधड़क होकर पूछेगा, निर्जीव होकर आपकी पिटाई करेगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है? क्या बात आपको समझ आ रही है? क्या बात आपको समझ आ रही है? 1389 में सागर चंद के पास शरण ली थी फिरोज शाह तुगलक का बेटा। क्या था? नसीरुद्दीन शाह ने। ठीक है जी। बताइए जी, कोई दिक्कत परेशानी? डन? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते यार। आगे जब हम बढ़ते हैं बेटा, तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि इसी मध्यकाल में एक और अटैक हुआ था। एक और अटैक हुआ था। किसका अटैक हुआ था? है भाई, पता है आपको किसका अटैक हुआ था? आय हाय 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 हाय, बड़ा भारी हो गया भाई मिटाने के लिए। क्या बात है, पूरी एनर्जी लग रही है, हैं? अब क्लीन हुआ। आइए आगे बढ़ते यार, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
क्या आपने तैमूर लंग का नाम सुना है? हाँ जी, तैमूर लंग का नाम नहीं सुना है? ये एक मंगोल था। कौन था ये मंगोल था। मंगोल समझते हो? अरे ढक्कनो, हिस्ट्री में कितनी बार कर मंगोल। ये क्या था? एक मंगोल था। इससे एक क्वेश्चन आता है कि इसने कांगड़ा किले पर कब आक्रमण किया था? तो इसने 1398 में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? ही अटैक्ड इन कांगड़ा 1398। दैट टाइम द किंग ऑफ कांगड़ा वाज मेघचंद। अच्छा, आप सारे लोग हिंदी मीडियम के हो, गजब की बात कर रहे हो यार आप लोग। काहे भाई परेशान कर रहे हो? कौन था कांगड़ा का राजा? कौन था? मेघचंद था। दैट टाइम कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद था। बेटा ये पेपर में आते हैं सवाल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे सवाल आते हैं, मैं कभी भी नहीं करवाता आपको, समझ लो। पेपर में आते तो मुझे करवाने पड़ रहे हैं, ठीक है जी। उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था बेटा? मेघचंद था। कौन था? मेघचंद था। उसके बाद 1399 में तैमूर लंग शिवालिक पहाड़ियों की ओर बढ़ा। शिवालिक पहाड़ियों पर उसने आक्रमण किया था। शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक समझते हो? शिवालिक रेंज पर ही अटैक्ड ऑन शिवालिक रेंज। उसने शिवालिक पहाड़ियों पर आक्रमण। शिवालिक पहाड़ियां मतलब ऐसे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर से कम है। शिवालिक पहाड़ी हमारा सिरमौर आता है, नालागढ़ के क्षेत्र आते हैं, ठीक है जी, नालागढ़ के क्षेत्र आते हैं और भी छोटे मोटे क्षेत्र आते हैं। तो उसने शिवालिक पहाड़ियों पर बेटा आक्रमण किया था। और अगर पूछ लेगा कि सिरमौर के किस राजा ने तैमूर लंग का विरोध किया था, जो हम सिरमौरिया है, तो हमारे सिरमौर के किस राजा ने तैमूर लंग का विरोध किया था? तो सिरमौर के राजा रतन सिंह, सिरमौर के राजा रतन सिंह ने तैमूर लंग का विरोध किया था कि आ बेटे तुझे देख लूंगा मैं। किसने किया था? तैमूर लंग ने क्या किया था? विरोध किया था। किसका विरोध किया था बेटा? किसका विरोध किया था? बिल्कुल ठीक है जी। बात आपको समझ आई या नहीं आई? समझे तो सब कुछ है, ना समझे तो मरने दे, ठीक है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हुए बेटा बात करते हैं किसकी? मुगल काल और हिमाचल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुगल काल और हिमाचल और एचपी। मुगल काल और एचपी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, और सिलेक्शन लेने के लिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। लफ़ेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। लफ़ेबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? ठीक है, जिन्होंने किए उनको पूछ लो बेटा, ठीक है? बताइए जी, क्या आपको ये बात समझ आई? डन। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मुगल काल मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं। मुगल काल में हमारे हिमाचल की क्या कंडीशन थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। वेरी गुड। तो मुगल साम्राज्य जो है बाबर ने बनाया था। देखो फिर बता रहा हूँ, हम मुगल साम्राज्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि उस समय हिमाचल में क्या था। हम एचपीजी के पढ़ रहे हैं, हिमाचल के लिए उन्होंने क्या किया। जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तसल्ली से पढ़ेंगे, 6-7 घंटे का क्लासेस रहेगी, बढ़िया, समझ रहे? मतलब 6-7 क्लासेस उसमें लग जाएगी। अभी हम हिमाचल जी के पढ़ रहे हैं, हिमाचल के लिए उन्होंने क्या किया ये पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। आइए फिर मुगल काल। मुगल काल की बेटा अगर हम बात करते हैं, अगर हम मुगल काल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर ने इतना कुछ हिमाचल की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बाबर ने 1526 में, बाबर ने 1526 में कांगड़ा के नज़दीक एक जगह है मलोट, कांगड़ा से नज़दीक एक जगह है बेटा मलोट, यहाँ पर उसने अपनी एक चौकी स्थापित की थी। यहीं से ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आप लिख सकते हैं 1525 में बाबर ने कांगड़ा के निकट मलोट में, 1526 में, सॉरी यार, कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी एक चौकी स्थापित की थी। ठीक है जी। नहीं समझे? समझ गए? तो इसने इतना ही किया था। तो इसके बाद कौन आया था? हुमायूं आया था। हुमायूं ने तो ढक्कन ने कुछ भी नहीं किया,
हुमायूं के बाद जो आया था वो आया था बेटा अकबर। कौन आया था? अकबर। यहाँ से कुछ सवाल पेपर में आते बेटा अकबर से, क्योंकि अकबर एक महान राजा था बेटा। अकबर को पता था कि अगर मुझे भारत में राज करना है तो मुझे राजपूतों के साथ संबंध बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे। उसको बड़े प्यार से पता था। इसीलिए उसने क्या किया, 1562 में भारमल कछवाह के शासक जो था, उसकी बेटी के साथ, जिसका नाम क्या था, जोधा, उसके साथ जो है विवाह कर लिया था। जोधा बहुत सुंदर थी, नो डाउट, तो उससे उसने शादी कर ली थी। और फिर राजपूतों को लगा कि ये राजा हमारे लिए बढ़िया है, तो उसने बढ़िया काम किए, बढ़िया अपने क्षेत्र में काम किए। तो अकबर ने क्या किया, हिमाचल की और भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया। जो 1556 में जब वो अपनी गद्दी पर बैठा था, तो शेर शाह सूरी का जो बेटा था वो था सिकंदर शाह। कौन था? सिकंदर शाह। तो वो भाग कर आ गया था बेटा, कहाँ पर? सिकंदर शाह जो है वो भाग कर कहाँ आ गया था? वो भाग कर आ गया था हिमाचल की तरफ। और हिमाचल में कांगड़ा का एक राजा था जयचंद। जयचंद के साथ सागर चंद की दोस्ती बहुत बढ़िया थी। तो अकबर को 100% डाउट था कि गया होगा तो पक्का यहाँ गया था। तो अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए जयचंद के साम्राज्य में क्या भेजी थी? अपनी सेना भेजी थी। तो ये पेपर में आता है, क्या आता है कि अकबर ने सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में अपनी सेना भेजी। उस समय जो है कांगड़ा का राजा कौन था? जयचंद। कौन था? जयचंद। उसने एक काम और भी किया कि हिमाचल के जो राजा है तब तक वो जो है हमारे अधीन खुद को नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वो क्या करता था, जो हिमाचल के राजा है, उनके बच्चे हो गए, उनके छोटे छोटे बेटी बच्चा कोई भी हो गया, उनको अपने पास बंधक बना लेता था। तो बंधक बना लिया, फिर उस राजा को डर के मारे अपने बच्चों के लिए जो है उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। समझ लो। तो ये पेपर के सवाल है बेटा। तो लिखो जरा, 1556 में अकबर ने सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए 1556 में अकबर ने सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए ना ही लिखा, सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी। सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए अपनी क्या भेजी थी? क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। क्या भेजी थी? अपनी सेना भेजी थी। और अगर आपसे पूछ लेगा उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? उस समय कांगड़ा का राजा जयचंद था। कौन था? कांगड़ा का राजा उस समय कौन था? दैट टाइम हु वॉज द किंग ऑफ कांगड़ा? तो यू नो वेरी वेल, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि उस समय कांगड़ा का राजा कौन था बेटे? उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? जयचंद। कौन था? जयचंद। ठीक है जी। लिखो जरा, जयचंद के पुत्र विधि चंद ने अकबर का विरोध किया था। भाई ये पेपर के सवाल है। जयचंद का कौन सा पुत्र था जिसने अकबर का विरोध किया था? विधि चंद। ठीक है जी। या कांगड़ा के किस राजा ने अकबर का विरोध किया था? विधि चंद ने। भाई 1572 की बात है। 1572 की बात है। अकबर का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि भू राजस्व, अकबर का जो भू राजस्व का अधिकारी था वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ये 2019 के पुलिस में भी आया था। अकबर का भू राजस्व अधिकारी कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। तो ये जो बेटा टोडरमल था, आपको पता होना चाहिए, ये जो टोडरमल था, इसकी सलाह से अकबर ने जो है टोडरमल को खुद हिमाचल प्रदेश में अपनी जमींदारी को स्थापित करने के लिए, कि जमींदारों को अपने अधीन करो, जो भी करो, जिस तरह से करो, उनकी जमीन को लपेट दो। तो ये पेपर में आता है कि मुगल साम्राज्य के किस राजा ने टोडरमल को हिमाचल प्रदेश में अपनी शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए भेजा था। तो आप लिख सकते हैं 1572 में अकबर ने टोडरमल को हिमाचल प्रदेश में शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए भेजा था।
क्या भेजा था? शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए भेजा था। आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए जी, आ रही है आपको समझ? पक्का समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो आगे बढ़ें। देखिए बेटा, अब क्या हुआ था, कुछ यहाँ से और क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं। जैसे मान लो अभी मैं हूँ, तो मेरे समय में कौन कौन बच्चे हैं? आप सभी बच्चे हैं, ठीक है। तो कल के लिए पूछ लेगा कि हिमटेक का कौन सा बच्चा सौरभ सर के समय का था? ऑप्शन आप में से ही आएगा। मान लो कोई 4 बच्चे उठा लो, उनमें से ऑप्शन आएगा ये था, एक ऑप्शन बाहर से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे समय का बच्चा, इसके लिए हिस्ट्री में एक शब्द प्रचलित है, समकालीन। समकालीन को इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्पररी। समकालीन मतलब मेरे समय में कौन था। तो पेपर में ऐसा सवाल आता है कि कांगड़ा का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? तो लिखेंगे कांगड़ा का राजा विधिचंद और जयचंद। विधिचंद और जयचंद। कांगड़ा के राजा विधिचंद और जयचंद, कांगड़ा के राजा विधिचंद और जयचंद अकबर के समकालीन थे। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है? क्या आपको ये बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए जी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है? आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन, ये भी पेपर में पूछा गया बेटा। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन, ये भी अकबर का समकालीन था। कौन? चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन, ये भी क्या था? अकबर का समकालीन था कि नहीं था? और लिखेंगे सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश, सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश, ये भी बेटा अकबर का समकालीन था। सिरमौर का राजा कौन? धर्म प्रकाश, ये भी क्या था? अकबर का समकालीन था। तो ये था बेटा अकबर के समय हिमाचल। कल हम पढ़ेंगे जहांगीर के समय में हिमाचल क्या थी, औरंगजेब के समय में क्या थी, शाहजहां के समय में क्या थी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इनको आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो कुछ भी आपका नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तैयारी करते ही रह जाओगे आप लोग। समझ रहे हो? तैयारी करने का क्या फ़ायदा जब आप पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, रेगुलर देखो, कामयाब होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दूसरी, आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपका ध्यान बिल्कुल एक जगह पर केंद्रित होना चाहिए। समझ रहे हो? भटकाव आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपकी ज़िंदगी में भटकाव आ गया, समझ लीजिए कि आपका काम कभी नहीं बन सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो बेटा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार रिवीजन नहीं होगा, बार बार करना पड़ेगा, बारंबार करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है जी, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हज़ारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी जो है सैकड़ों में आती है, तो सैकड़ों बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, हज़ारों नहीं सिलेक्ट होंगे। ठीक है जी, और अगर आपको हज़ारों में आना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको करोड़ों में आना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, समझ रहे हो? तो आप सैकड़ों में आना है तो वो भी एक अलग बात है। ठीक है, तो हमारी तरफ से तो आपको यही सलाह है, खूब पढ़ो। आपके माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, अभी भी रखते हैं। ठीक है जी, मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि 6-7 बजे के समय में मुझे बहुत दुख होता है। सच बताऊँ तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या होता है कि 6-7 बजे के समय में एक बस आती है, झंडूता एक्सप्रेस बस आती है। तो वहाँ पर जो पढ़ाई करने, जो यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके माँ बाप उनको सामान भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, कट्टे कट्टे भर के भेजते हैं, अपने लिए कमी रखते हैं। और फिर उन्हीं बच्चों को देखना ज़रा कैसे घूमते हैं, किस तरह से हाई फाई होकर घूमते हैं। समझ रहे हो? दूसरी चीज़ देखना आप लोग, सिलाई वाले बच्चों को देखना आप लोग कैसे हाई फाई रहते हैं। और शाम को देखना उनको 7 बजे, जब वो बस स्टैंड पे खड़े होते हैं और आधे आधे कट्टे सामान के उठाते रहते हैं और
घर ले आते हैं, घर से उनके कमी कर रहे हैं और यहाँ पर वो इतने हरकतें कर रहे हैं, हाई फाई फैशन में रह रहे हैं। तो ऐसा आप लोग मत करना, ठीक है। खैर आप लोग ऐसा करते भी नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा, करना ही मत ऐसा, ठीक है। बाकी तो समझदार आप लोग खुद है। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो आपको।